हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए अभी हम लोग क्लास 10th के मैथ्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले 5-6 वीडियोस में हम लोगों ने रियल नंबर्स के बहुत से कॉन्सेप्ट को समझ लिए हैं और आज के वीडियो में आपको मैं एनसीईआरटी जो मैथ्स है उसका यूनिट 1.1 पहला एक्सरसाइज में स्टार्ट करेंगे, जिसमें एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ यानी मसा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करें। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है 135 एंड 225, इसको सॉल्व करना। देखिए कितना, और आपको बता दें ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये जनरली हमेशा एग्जाम्स में फाइनल एग्जाम में आते रहता है। तो देखिए कल के क्लास में हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के स्टेटमेंट को पढ़े थे, जिसमें बताया गया है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब जब भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके एचसीएफ निकालने को कहे तो इसे स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम डायरेक्टली समझाएंगे इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो आपको कुछ प्रॉब्लम होगा, इसलिए इसको पहले हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं और उसको फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे एडजस्ट करेंगे और कुछ क्वेश्चंस बनाने के बाद आप लोग डायरेक्टली भी आप लोग को हम बनाना सिखाएंगे। तो देखिए 135 और 225 का एचसीएफ जो है, सबसे पहले हम विभाजन विधि से आपको दिखाते हैं। आप पहले से ही सीखे हैं 135 से एक बार में कटेगा, 135 से कम 135, 225 में से घटाइएगा 90 बचेगा। ये 135 जो डिवाइजर है ना, अब यहाँ ये डिविडेंड बन जाएगा और 90 से ये कटाएंगे तो एक बार में 90 कम 90, फिर रिमाइंडर यहाँ बचेगा 45, ये 90 जो डिवाइजर है ये डिविडेंड बन जाएगा और फिर ये 45 दूना 90, तो यहाँ ये भी कट गया। तो लास्ट में मेरा डिवाइजर जो है 45 हो रहा है, यानी मेरा आंसर जो है एचसीएफ का 45 होगा। अब इसी को इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिख देना है। देख कितना आसान है, यहाँ जो बड़ा वाला है 225 इसको पहले लिख दिए और यही है मेरा डिविडेंड, जिसको हम ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको क्यू बोलते हैं और इसको आर बोलते हैं। तो हमें करना क्या है, डिविडेंड यानी ए को निकालने के लिए बी और क्यू में गुणा करना और आर को जोड़ देना है। ए को निकालने के लिए बी और क्यू में गुणा करना है और आर को जोड़ देना है, यानी 225 को निकालना है। 225 बराबर 135 गुने 1 और फिर शेषफल कितना बचा मेरा 90, तो प्लस 90। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, मेरा डिविडेंड ये बन गया। अब 135 को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 में 1 से गुणा करना पड़ेगा और 45 को जोड़ना पड़ेगा, तो 90 गुने 1 प्लस 45। अब देखिए थर्ड स्टेप में क्या करना पड़ेगा, ये डिविडेंड 90 हो गया, 90 को निकालने के लिए 45 दुना 90 और फिर शेषफल कितना मेरा 0 यानी प्लस 0, यानी एचसीएफ इक्वल टू यहां हो गया 45, बिकॉज सबसे लास्ट डिविडेंड जो है 45 है। क्लियर हुआ ये चीज। अब आइए इसके बाद हम आपको बताएं दूसरा क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है। तो दूसरा काफी आसान क्वेश्चन है, देखने में केवल बड़ा दिख रहा है, आसान इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप में ही डिवाइड हो जाएगा। 196 और 38,220। देखिए जब आप डिवाइड करेंगे 196 से आप भाग देके चेक कर लेना, 38,220 में 195 बार में ना आप इसको कटा सकते हैं। हालांकि भाग जब आप देंगे तो पहले एक बार में कटाएंगे, जो आएगा लिखेगा ऐसे करके, लेकिन आप जब भाग देंगे तो 195 बार में ये कटेगा टोटली। तो फिर आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 38,220 इज इक्वल टू 196 गुने 195, बिकॉज 195 बार में कटा और हमें पता ही है कि इसको निकालने के लिए दोनों को इंटू करके शेषफल को ऐड करते हैं, शेषफल कुछ नहीं बचा 0, तो मेरा एचसीएफ लास्ट डिवाइजर 196 ही रह गया ना, यानी एचसीएफ इक्वल टू हो गया 196। काफी आसान था ये भी। अब आइए इसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन को समझा देते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन जो हमारा यहां पे कह रहा है 867 867 एंड 255। अब देखिए इसको भी हम पहले डिवीजन मेथड से आपको बताते हैं। 255 और 867 है, आप पहले इसको कटाएंगे 3 बार में, तो 255 में 3 से गुना कीजिएगा 765 आएगा, घटाने पर बचेगा 102
और 255 डिवाइजर जो है ना, अब यहाँ डिविडेंड बन जाएगा। अब 102 से 2 बार में कटेगा 204, अब रिमाइंडर बचेगा मेरा 51, और ये 102 जो है ये डिवाइजर है, यहाँ डिविडेंड बन जाएगा, तो 51 से ये 2 बार में कट जाएगा पूरा पूरा सिर्फ 0, यानी यहाँ लास्ट डिवाइजर मेरा 51 है, तो इसका HCF 51 होगा। अब देखिए 867 इज इक्वल टू, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा, 255 गुने 3, और रिमाइंडर यानी शेषफल बच गया है कितना, 102, तो इसको प्लस कर देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में 255 डिविडेंड बन गया, 255 को निकालने के लिए 102 गुने 2, 102 गुने 2 प्लस 51। अब देखिए लास्ट स्टेप 102 डिविडेंड है, 102 इज इक्वल टू 51 गुने 2, 51 गुने 2, और शेषफल 0 बचा है तो 0 लिख देंगे, यानी लास्ट डिवाइजर मेरा 51 हो रहा है, यानी HCF इक्वल टू क्या होगा, 51 होगा। ये मेरा आंसर हुआ। अब आइए इसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को समझाते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन को हम समझते हैं। कह रहा दर्शाई कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। आपको बताएं हम यहां मानना पड़ेगा, थोड़ा सा हम लिख दिए, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। आपको पता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कथन होता है इक्वल टू BQ + R, तो इसमें a को हम क्या मान लिए, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, और यहाँ b को भी थोड़ा सा हम मान लेते हैं, तथा b इक्वल टू हम देखिए क्या मानेंगे, बिकॉज यहाँ BQ + R, और यहाँ देखिए 6q + 1 6q + 3 6q + 5 है ना, यानी यहाँ q के जगह पहले b और यहाँ q के पहले क्या है, 6 है, यानी b के जगह पर यहाँ 6 आ रहा है, तो b को हम क्या मान ले, 6 मान ले। अब यहाँ पे हम आपको एक और चीज बताएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, और ये समझने वाला, समझिएगा बढ़िया से। r के बारे में हम बात करेंगे, r यानी रिमाइंडर, जिसको शेषफल कहा जाता है। तो ये जो शेषफल होता है ये कभी भी 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, 0 से छोटा नहीं होगा। 0 से छोटा होगा इसका मतलब माइनस में चला जाएगा। शेषफल कभी माइनस में बचता है क्या, नहीं बचता है। अब देखिए r जो है ये कभी भी b से छोटा होता है। b का मतलब क्या होगा, b का मतलब होगा डिवाइजर, भाजक। r कभी भी डिवाइजर से छोटा होता है। एग्जांपल से समझिएगा तब बढ़िया से समझ में आएगा। मान लीजिए कि हम 3 से भाग दे रहे हैं 17 में, क्या होगा, 3 × 5 = 15, शेषफल कितना बचा आपका, 2। तो ये 2 जो है शेषफल देखिए तो 0 से बड़ा है ना, और 0 के बराबर भी हो सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ 15 होगा तो 3 × 5 = 15, शेषफल क्या हो गया, 0, तो शेषफल 0 के बराबर भी हो गया, लेकिन 0 से छोटा कभी नहीं होगा। अब देखिए अगर जैसे यहाँ 17 ही था तो यहाँ शेषफल 2 बच रहा था, तो ये जो 2 है देखिए 3 से क्या है, 3 से छोटा है ना, यही मेरा b है डिवाइजर। तो देखिए b से कभी भी शेषफल मेरा कम ही बचेगा। अगर यहाँ पे आप 19 भी रखते हैं तो 3 × 6 = 18, शेषफल कितना बचेगा, 1। तो कभी भी जो मेरा रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर से यानी b से क्या होता है, छोटा होता है। तो इसलिए हम लिखे हैं r इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 0, r इज स्मॉलर देन b। अब क्लियर हो गया होगा ये चीज। अब देखिए ये हम लिखेंगे r के सभी संभावित मान को, r के पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन होगा। तो आपको बताएं हम कि r 0 के बराबर हो सकता है, r b से कभी भी छोटा होता है, तो b कितना है, 6 है, तो 6 से कभी भी छोटा ही होगा। तो यानी r जो है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। b को 6 माने हैं तो 6 नहीं हो सकता है, यानी क्योंकि कभी भी b से छोटा ही होता है। अब देखिए यहां हम लिखते हैं जब r इज इक्वल टू 0, बिकॉज r के सारे संभावित मान है, तो क्या होगा, r इज इक्वल टू 0, तो फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा, a इज इक्वल टू BQ + R होता है ना, तो b के जगह पे कितना माने हैं, 6, q और प्लस r कितना है, 0 है, यानी ये हो गया 6q में 0 जोड़िएगा तो 6q ही आएगा। अब बताइए 6q ये 2 से कट जाएगा क्या, हाँ ये 2 से कट सकता है, 2 3 6 कट जाएगा ना, क्योंकि ये 2 से विभाज्य है इसलिए ये क्या है,
ये है सम संख्या यानी इवन नंबर है। अब देखिए हम यहां लिखते हैं जब r इजकल टू 1 भी रख के देख लीजिए, a इजकल टू क्या हो जाएगा 6q अब प्लस r के जगह पे 1 आ जाएगा। तो ये देखिए 2 से नहीं कट पाएगा और इसमें 2 कॉमन भी नहीं हो पाएगा। अगर 2 कॉमन होता तो 2 से 2 कटा देते, 2 इससे ये नहीं कटेगा। इसका मतलब ये क्या है, ये है हमारा विषम संख्या, ऑड नंबर है। अब देखिए यहां हम लिखते हैं जब r इजकल टू 2 तब क्या होगा, तब हो जाएगा a इजकल टू 6q अब प्लस 2। अब आप देखिए यहां 2 कॉमन हो जाएगा कि नहीं, यहां 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 कॉमन कर लीजिएगा तो बचेगा यहाँ पे 3q। देखिए 2 कॉमन कीजिएगा ना तो यहाँ पे क्या बचेगा 3q अब प्लस 1। तो 2 कॉमन हो गया इसलिए 2 से कट जाएगा। तो देखिए आपको हम दिखा दिए कि ये जो चीज है, ये जो नंबर आ रहा है मेरा, ये 2 से कट जा रहा है, इसलिए ये क्या है, ये हो गया मेरा सम संख्या। क्यों भाई, क्योंकि ये 2 से कट गया। अब देखिए लिख दिए जब r इजकल टू 3 तब a इजकल टू क्या होगा 6q प्लस 3 हो जाएगा। r के जगह पे 3 भर देंगे। अब इसमें तो 2 कॉमन होगा नहीं इसलिए 2 से नहीं कट पाएगा, इसलिए ये क्या है, विषम संख्या है। अब लिख दिए जब r इजकल टू 4 तो फिर क्या होगा a इजकल टू 6q प्लस 4। इसमें 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन कीजिएगा तो 3q प्लस 2 बचेगा। 2 कॉमन हो गया तो 2 से 2 कट जाएगा, इसलिए ये क्या है, ये है सम संख्या यानी इवन नंबर। फिर लिख दिए जब r इजकल टू 5 यानी a इजकल टू क्या हो जाएगा 6q प्लस 5। इसमें भी 2 कॉमन नहीं होगा, इसका मतलब ये भी क्या है, विषम संख्या है। अब बोलिए सारे संभावित मान तो हम भर ही लिए, तब हम लिख सकते हैं यहां पे, यहां हम लिख दिए इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, आप ही देख लीजिए अपने से, विषम संख्या कौन कौन है, ये है, देखिए विषम संख्या लिखे है ना, फिर ये है विषम संख्या लिखे हैं और ये है विषम संख्या लिखे हैं। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 फिर ये 6q प्लस 3 या ये क्या है 6q प्लस 5 के रूप का होता है। और बताइए क्वेश्चन में तो हमें यही प्रूफ करना था, तो एकदम आसानी से समझ में आ गया। तो ये मतलब इस तरीके से सीखने और समझने के बाद काफी आसान लगा। और आप हमेशा इस क्वेश्चन को इसी तरीका से बनाइए। आपको कहीं कहीं कोई बता देता है कि q के जगह पे 1 भरिए, 2 भरिए, 3 भरिए, ये सही तरीका नहीं है, सही तरीका ये है, आप ऐसे बनाएंगे। अब आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वो मार्च कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पहले समझना है, क्वेश्चन समझ में आएगा तो ही बन पाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 32 जो सदस्य हैं ये आर्मी बैंड वाले हैं और उनके पीछे 616 सदस्यों वाली सेना की जो टुकड़ी है उसको मार्च करना है, यानी कोई जुलूस निकालना है, प्रदर्शन करना है। तो देखिए और कह रहा है कि मतलब दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में बांटा गया है। मतलब एक स्तंभ में जैसे पहली लाइन में अगर मान लीजिए 4 आ रहे हैं आर्मी बैंड वाले, तो दूसरे लाइन में भी आर्मी बैंड वाले 4 ही आएंगे, तीसरे स्तंभ में भी आर्मी बैंड वाले 4 ही आएंगे। तो समान संख्या वाले स्तंभों में उन्हें मार्च करना है, ठीक है। और फिर बताइए, आपको बताना है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस कितना होगा। तो देखिए एक चीज मेरे माइंड में हमेशा से चलने लगता है कि जब भी पूछ रहा है अधिकतम संख्या कितना होगा, अधिकतम यानी मैक्सिमम संख्या, अधिकतम संख्या का मतलब हाईएस्ट नंबर। अब बताइए ना, हाईएस्ट नंबर, यही से क्लियर हो गया ना कि हमें क्या निकालना है,
HCF निकालना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बिकॉज अधिकतम संख्या कह रहा है। अगर किसी क्वेश्चन में आए कि लघुत्तम संख्या के संदर्भ में अगर पूछा जाए यानी लोएस्ट, तो वहां पे एलसीएम हम फाइंड करेंगे। यहां हमें क्या निकालना है, HCF निकालना। देखिएगा कैसे निकालेंगे, 616 एंड क्या है 32 32, इस दोनों का HCF हमें निकालना है। आपकी मर्जी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही यूज कर लीजिए, लेकिन हाँ चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे तो 32, और देखिए 32 से कितने बार में कटेगा, रुक दो, तो देखिए 32 से ये कटाएंगे हम तो ये कटेगा 19 बार में, और 32 में जब आप 19 से गुणा कीजिएगा तो देखिए 19 दूना 38 के 8 हासिल 3, 19 के 57 और 3 60, 608 आ गया। तो 616 में से 608 घटाइएगा तो शेषफल कितना बच जाएगा आपका, शेषफल बढ़ जाएगा 8। अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि जो डिवाइजर है इसको डिविडेंड के स्थान पे ले जाते हैं, यानी 32 इज इक्वल टू, और रिमाइंडर को लाते हैं डिवाइजर के स्थान पे यानी 8। अब 32 जो है 8 से 4 बार में कट जाएगा पूरा पूरा, और रिमाइंडर 0 बच जाएगा, यानी लास्ट स्टेप में डिवाइजर क्या रहा मेरा 8, यानी यहाँ पे HCF जो है हमारा क्या होगा 8 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना होगा 8 होगा। अब आपको हम समझा रहे हैं कि मतलब हमको कैसे समझ में आया स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 हो गया, तो देखिए हम 8 स्तंभ बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको आगे रखना है आर्मी बैंड वाले को, आर्मी बैंड वालों की टोटल संख्या कितना है 32, तो 32 है तो यहाँ पे मतलब 8 स्तंभ बना है, यानी सब में 4 आ जाएंगे ना, मतलब 4 इसमें आर्मी बैंड वाले 4, इसमें भी 4, इसमें भी, मतलब सारे स्तंभों में 4 आर्मी बैंड वाले को हम एडजस्ट कर सकते हैं। 8 है स्तंभ की संख्या, 32 आर्मी बैंड वाले, यानी आगे जो है 4 हर स्तंभ में 4 आर्मी बैंड वाले सदस्य पहले होंगे, और फिर उसके बाद जो सेनाओं की संख्या है टोटल 616, और 616 है तो देखिए 8 स्तंभ है, इसका मतलब 8 सत्ते 56 और 5 पर 8 सत्ते 56, यानी प्रत्येक स्तंभ में 77 आर्मी के सदस्य शामिल हो जाएंगे। तो देखिए 4 और 77 सब में ऐड कर ले, सारे स्तंभों में आर्मी के सदस्यों की संख्या भी एक समान है, और आर्मी बैंड वाले के सदस्यों की संख्या भी क्या है एक समान है, तो इसलिए HCF से निकाल कर और हम सही आंसर तक पहुंच पाए। अब आइए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अब इसे हमें सॉल्व करना है, प्रूफ करना है, तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जैसे पिछला क्वेश्चन हम बनाया था वैसे ही लिख देते हैं, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b इज इक्वल टू, देखिए b के जगह पे यहां क्या आया है, हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है इक्वल टू BQ प्लस R, तो यहां मतलब 3m है ना, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, मतलब BQ के फॉर्म में यहाँ पे जो है 3m आ रहा है, तो यहाँ b को हमें यहीं से देखकर और क्या कर लेना है 3 मान लेना, माना कि b इक्वल टू क्या 3। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में हम आपको समझाएं कि r जो होता है ये 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, और फिर r b से छोटा होता है, यानी r इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 एंड r इज स्मॉलर देन b। अब यहाँ पे हम देखेंगे r के संभावित मान कौन कौन से होंगे, लिख देते हैं r के संभावित मान कौन कौन हो जाएगा, तो देखिए 0 तो हो ही जाएगा, और 3 से छोटा होगा तो 0 1 2 यही ना होगा, 3 से छोटा ही रखना है, तो हम 3 तो रख नहीं सकते बिकॉज 3 से छोटा ही रहने देना है। अब देखिए यहां लिखते हैं जब r इज इक्वल टू 0, r का संभावित मान में 0 है, तो जब r इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो a इज इक्वल टू क्या होता है a इज इक्वल टू BQ प्लस R, a इज इक्वल टू BQ प्लस R, तो b कितना माने हैं 3 माने हैं, q और प्लस r कितना है 0 है, तो फिर हो गया a इज इक्वल टू क्या 3q। अब देखिए
यहां हमें प्रूफ क्या करना है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो इसका हम वर्ग कर दे, वर्ग करने का मतलब इसका स्क्वायर करना है, तो चलिए इसका हम स्क्वायर भी कर देते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर। लीजिए अब ये हो गया ए स्क्वायर और 3q का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9 और फिर q स्क्वायर हो जाएगा ना, तो फिर हो गया ए स्क्वायर इक्वल टू, आप 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, तो फिर क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर जो है 3q स्क्वायर, ये भी तो एक इंटीजर ही है ना, इंटीजर के रूप में हमें दिख रहा है q का, जैसे मान लीजिए कि यहाँ q का मान कुछ भी रखेंगे तो और उसका स्क्वायर करके 3 से इंटू करेंगे तो कोई इंटीजर ही आएगा, यानी 3q स्क्वायर एक इंटीजर है, और यहाँ m भी क्या है, m भी कोई पूर्णांक है, m भी कोई इंटीजर ही है, तो 3q स्क्वायर के जगह पे हम m भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, जब r इज इक्वल टू 1, r के संभावित मान 1 भी है, तो फिर क्या होगा, a इज इक्वल टू b के जगह पर आ गया 3, bq प्लस r के जगह पे 1 रखना है। अब आपको हम स्क्वायर करके इसका भी दिखाते हैं, तो a का स्क्वायर और फिर 3q प्लस 1 का स्क्वायर, तो देखिए क्या होगा, a स्क्वायर इक्वल टू, आपको पता ही है a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, 3q का स्क्वायर है यानी हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 और प्लस, या 1 को आप बाद में लिखे तो 2 3 6 यानी, और 2 3 6 और 1 से गुना करेंगे तो 6 ही रह जाएगा, और फिर q है तो q, और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है ना, अब देखिए यहां पे आप क्या कर सकते हैं, यहां इस दोनों में देखिए 3 कॉमन हो जाएगा, तो यहां हम क्या करते हैं, 3 को कॉमन कर लेते हैं, तो 3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 3 से ये 9 3 बार में कटेगा, और q स्क्वायर है तो q स्क्वायर, और 3 कॉमन कर लिए हैं तो ये 6 है तो 3 दूना 6 होगा, और q है तो q और प्लस 1। अब यहाँ देखिए आप क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 3 है तो 3, और ये भी जो ब्रैकेट में आपको दिख रहा है ये तो एक पूर्णांक ही है ना, इंटीजर ही है, और m भी कोई पूर्णांक है, तो इसके जगह पे ब्रैकेट में जो है इसके जगह पे हम m लिख सकते हैं, बिकॉज ये भी पूर्णांक और m भी पूर्णांक है, और प्लस 1 है तो प्लस 1, तो ये भी आ गया। अब देखिए एक और संभावित मान r का बच रहा है 2, तो यहां लिख देते हैं, जब r इज इक्वल टू 2, तो क्या होगा, a इज इक्वल टू b कितना माने हैं 3, bq प्लस r कितना माने हैं 2, अब यहां पे स्क्वायर कर लीजिए तो होगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू फिर क्या होगा, a स्क्वायर, और देखिए ये फॉर्मूला a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a के जगह पर 3q, b के जगह पे 2, ठीक है ना। अब देखिए a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर, और 3 दूना 6 दूना 12 होगा ना, तो 12q, और फिर ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखेंगे आप यहां हम क्या करते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे अगर हम चाहें तो यहां कुछ कॉमन कर सकते हैं, यहां पे या एक मिनट रुकिए, एक स्टेप और बढ़ते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 12q, और ये 4 है तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 प्लस 1, आप बताइए, 4 को हम 3 प्लस 1 तो लिख ही सकते हैं, तो अब क्या होगा, अब यहां पे इस तीनों में देखिए, इस तीनों में 3 कॉमन है, 3 कॉमन कीजिएगा तो क्या बचेगा, 3q स्क्वायर, 3 से 12 4 बार में कटेगा यानी 4q, और 3 से ये 3 एक बार में कटेगा तो 1, ठीक है, इस तीनों में 3 कॉमन कर ले, और लास्ट में क्या बचा मेरा, प्लस 1 बचा, यानी हो गया a स्क्वायर इक्वल टू 3, और ये एक इंटीजर है और m भी एक इंटीजर है, तो इसके जगह पर भी हम m लिख सकते हैं प्लस 1। हमें क्या प्रूफ करना था, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हम a को धनात्मक पूर्णांक माने थे, तो इसका वर्ग देखिए, तो तीनों में यहां भी a का वर्ग आया है, यहां भी a का वर्ग आया है, और यहां भी a का वर्ग आया है, तो कह रहा धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो देखिए यहाँ क्या आया है, यहाँ आया है 3m के रूप में, यहाँ क्या आया है 3m प्लस 1 के रूप में, यहाँ भी क्या आया है 3m प्लस 1 के रूप में, तो
इसी चीज को हमें प्रूफ करना था। क्लियर हुआ ये चीज भी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट ये है 5वां क्वेश्चन। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन यानी क्यूब 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। इसको भी सेम प्रोसेस से बनाएंगे। लिखते हैं माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, और यहां पे एक और चीज हम मानेंगे, b इजकल टू, यहां 9m है और 9 तो 3 से भी डिविजिबल होता है, तो यहाँ b को हम 3 मान लेते हैं। माना कि बिकॉज अगर आप b को 9 मानिएगा तो r के पॉसिबल वैल्यू सोचिए 0 1 2 3 4 5 6 8 तक जाएगा, तो क्वेश्चन काफी लॉन्ग होगा, इसलिए हम b को 3 रहने देते हैं। आपको पता है कि r जो होता है ये 0 से बड़ा या 0 के बराबर और b से छोटा होता है। अब यहां देखा जाए तो होगा क्या, यहां हम लिखते हैं जब r के संभावित मान पहले लिख देते हैं। r के संभावित मान कौन कौन होंगे? r के संभावित मान होगा 0 के बराबर तो होता ही है 1, और b को 3 माने तो 3 से तो छोटा ही होगा ना। अब देखिए यहां लिखते हैं जब r इजकल टू 0 हो तब क्या होगा। यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है a इजकल टू बी क्यू प्लस आर, और b को 3 माने है ना, तो 3q अब प्लस r को 0 यहां रखे हैं जब r इजकल टू 0। अब देखिए क्या होगा, यहाँ क्यूब कीजिए आप, a का क्यूब इजकल टू 3q है, इधर भी क्यूब करना पड़ेगा, 0 जोड़ेगा तो इतना ही रह जाएगा, तो हो गया a क्यूब इजकल टू 3 का क्यूब हो जाएगा 27, और q और फिर क्यूब है तो क्यूब। अब देखिए यहाँ a क्यूब इजकल टू ये 27 को आप लिख सकते हैं ऐसे 9 इंटू 3, 27 को लिख सकते हैं 9 इंटू 3 और फिर q का क्यूब। अब देखिए ये हो गया a क्यूब इजकल टू, ये 9 क्या है, सॉरी 9 है तो 9, और ये 3q क्यूब जो है ये एक पूर्णांक है और m भी एक पूर्णांक है, तो इसलिए 3q क्यूब के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में यही कह रहा था ना, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m के रूप का होता है, तो देखिए तो धनात्मक पूर्णांक a का घन यानी क्यूब 9m के रूप का आ गया। अब हमें ये दोनों भी प्रूफ करना है, तो आगे बढ़ते हैं और देखिए क्या होगा। यह लिखते हैं जब r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1 मान लिए, तब देखिए क्या होगा, a इज इक्वल टू 3 b क्यू, a इज इक्वल टू b क्यू प्लस r होता है, तो a इज इक्वल टू 3 और q और प्लस r 1। अब यहां पे हमें क्या करना है, क्यूब करना है, तो बोथ साइड क्यूब कर देते हैं, a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 इसका क्यूब। देखिए क्या होगा, a क्यूब इज इक्वल टू a प्लस a क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब है, इक्वल टू क्या होगा, होता है फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए यहां पे होगा क्या, 3q का क्यूब कीजिएगा आप तो हो जाएगा 27q क्यूब, और प्लस 1 का क्यूब कीजिएगा तो 1 ही रहेगा, और ये 3 का स्क्वायर 9 और 9 यही 27, और 1 से गुना कीजिएगा तो 27 से रह जाएगा, और फिर q स्क्वायर, और प्लस यहां देखिए 3 यही 9 और 1 से गुना कीजिएगा तो 9 ही रह जाएगा, यानी 9q। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें इसमें और इसमें, आप देखिए इसमें तीनों में 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, यहां बच जाएगा 3q क्यूब, और इसमें 9 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 3q स्क्वायर, यहां 9 कॉमन करेंगे तो केवल q बचेगा। आया समझ में। और इसमें कॉमन कर लिए, लास्ट में मेरा क्या बच रहा है +1, तो +1 लिख देंगे, यानी ये 9 है तो 9, और ये एक पूर्णांक ही है ना, ये एक इंटीजर ही है, और m भी कोई इंटीजर है, तो इसके जगह पे m लिख दिया, और +1 है तो 1। देखिए आ गया, किसी धनात्मक पूर्णांक का क्यूब यानी घन इस फॉर्म में भी दिख गया आपको। अब आइए एक और r का पॉसिबल वैल्यू है 2, तो यहां 2 को भी रख के देख लेते हैं। जब r इज इक्वल टू क्या 2, जब r इज इक्वल टू 2 हो तब क्या होगा, a इज इक्वल टू
बी क्यूब प्लस आर, तो बी 3 माने हैं तो 3 क्यूब और प्लस आर 2 है तो 2 रखेंगे। अब यहां भी बोथ साइड क्यूब कीजिए तो ए क्यूब और फिर 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, तो क्या होगा, ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी और फिर प्लस क्या होगा, प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, यहां 3 क्यू का क्यूब कीजिएगा तो 27 क्यू का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब कीजिएगा तो 8 होगा, और देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 27 दूना 54 और क्यू स्क्वायर। यहां देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 3 36 और फिर क्यू है तो क्यू रहने देंगे यहां। अब क्या होगा, यहां पे देखा जाए तो 20 इसमें और इसमें हम कॉमन कर सकते हैं कितना, 9, 9 कॉमन कीजिएगा तो यहां पे क्या बचेगा, 3 क्यू का क्यूब, फिर यहां पे क्या बचेगा, 9 6 54, 6 क्यू स्क्वायर, यहां पे 9 चौका 36 यानी 4 क्यू। ठीक है, और लास्ट में ये क्या बच गया, प्लस 8। ठीक है ना, यानी हो गया हमारा ए क्यूब इज इक्वल टू 9, और ये भी एक पूर्णांक है और m भी एक पूर्णांक है, तो m और प्लस 8 लास्ट में बचा नहीं, ये वाला 8 लास्ट में, तो प्लस 8 लिख देंगे, यानी 9m प्लस 8 के भी फॉर्म में ये आ गया। तो ये मेरा क्वेश्चन भी था जो आसानी से हम प्रूफ कर लिए। तो इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.1 में जितना भी क्वेश्चंस था सबको सॉल्व कर लिए। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 1.2 को, एनसीईआरटी का जो चैप्टर